हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है भारती क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का दूसरा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम फोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। वैसे तो हमने क्लास 8 में भी पढ़ा है व्हाट इज़ फोर्स, तो वहाँ बहुत छोटा सा डेफिनेशन था, पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स। बट हमारा स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है तो हम बड़ा डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सो यहाँ फोर्स का जो डेफिनेशन दिया वो दिया है, any external effort in the form pull or push that change or tendency to change the rest state of rest or of motion or direction or dimension of the body। इसका मतलब हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको हम मोशन में लाएंगे, तो उसमें हम जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो रेस्ट से मोशन में नहीं आ जाएगा। जैसे मान के चलिए ये एक मार्कर है, इस मार्कर ये रेस्ट में है, जब तक कोई भी हम अनबैलेंस्ड फोर्स इस पर नहीं अप्लाई करेंगे, फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो ये अपने पोजीशन से नहीं हिलेगा। तो हमने फोर्स अप्लाई किया तभी ये अपने पोजीशन से दूसरे जगह गया। अगर हम फोर्स नहीं अप्लाई करते तो ये दूसरे जगह नहीं जाता रहा। और डायरेक्शन की बात होती है, जब क्रिकेटर किसी भी गेंद पे शॉट लगाता है तो बॉलर गेंद फेंकता है कीपर की ओर, लेकिन बैट्समैन को बाउंड्री लगाना रहता है तो वो किसी और डायरेक्शन में भेजता है बॉल को, जिस डायरेक्शन में भेजना रहे। और जो डायमेंशन होता है, जैसे एक ये वॉल है, इस वॉल पे हमने स्प्रिंग लगा दिए और अगर इसको हम कंप्रेस्ड करेंगे और इसको हम कंप्रेस्ड करके यहाँ तक ले आएंगे तो इसमें क्या लगा, इसमें फोर्स लगा के हमने इसको कंप्रेस्ड करके इसका डायमेंशन जो है वो चेंज कर दिया। फिर ये वापस आ जाएगा, लेकिन कुछ देर के लिए जब तक हम इस पर फोर्स अप्लाई किए रहेंगे तब तक के लिए ये नहीं आ सकता है। फोर्स का वैसे जो सिंपल फार्मूला होता है वो होता है F = ma। ये हम न्यूटन के सेकेंड लॉ में प्रूव करेंगे, न्यूटन के सेकेंड लॉ में हम इसको प्रूव करेंगे। वैसे तब तक के लिए आप जान लीजिए कि ये फार्मूला होता है फोर्स का। अगर कभी कभी अगर आपको एक्सीलरेशन नहीं दिया रहे, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी पता रहे और बोला जाए फोर्स निकालने के लिए और मास दिया रहे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है A = v - u टाइम, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करके निकाल लेंगे। और कभी कभी टाइम ना दिया रहे और डिस्टेंस दिया रहे तो उसके जगह हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ा है, v² - u² = 2as। सो हम a का वैल्यू निकाल लेंगे v² - u² / 2s। सो हमने यहाँ पढ़ा तो एक ही फार्मूला लेकिन निकाल लिया 3 फार्मूला। यहाँ होगा m = v - u/t और F = और तीसरा जो है कि फार्मूला, लेकिन हमने उसको 3 तरीके में चेंज कर दिया। अगर ये दिया रहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, 3 रीजन। और फोर्स का जो SI यूनिट होता है उसे हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम न्यूटन कहते हैं। और जो इसका CGS सिस्टम होता है, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, CGS सिस्टम, इसको हम डाइन कहते हैं, डायन नहीं डाइन। और जो 1 न्यूटन इक्वल टू जो होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन होता है, डायन नहीं डायन। ये वैल्यू याद रख लीजिएगा। वैसे वहाँ नहीं प्रेस में दिख रहा होगा तो हम इसको इरेज करके अच्छे से हम इरेज करके दिखा देते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ DY/E। और जो इसका जो ग्रेविटेशनल यूनिट होता है हम वो भी बता देते हैं, क्योंकि अगर कभी कभी ग्रेविटेशनल यूनिट दे दिया जाए और आपको फोर्स निकालने के लिए कहा जाए तो आप इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। इसका जो ग्रेविटेशनल यूनिट होता है 1 kg फोर्स का जो ग्रेविटेशनल यूनिट होता है वो 9.8 न्यूटन होता है, जबकि 1 ग्राम फोर्स का जो होता है ग्रेविटेशनल यूनिट वो होता है 980 डायन। ये यूज नहीं होगा आपको 9th में, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया जाता है तो आप वहाँ ये पुट करके निकाल सकते हैं। अब हम फोर्स के टाइप पढ़ेंगे, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। मेनली फोर्स का 4 टाइप होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। पहले हम कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड पढ़ लेंगे। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, अ फोर्स एक्ट ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं और हमारा बॉडी उस ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में रहता है तो हम उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे मस्कुलर फोर्स हुआ, जब भी हम कोई मसल्स बैग अपने कंधे पे उठाते हैं
और हमारा जो बॉडी है वो ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होता है, तो उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जबकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ऐसा नहीं होता है। हम एक एग्जांपल देख के दिखाते हैं। ये मेरा रिंग है और हमने एक मैग्नेट लिया। ये मैग्नेट देखिए दूर से ही अट्रैक्ट कर रहा है, देखिए दूरी है और अट्रैक्ट कर लिया, तो ये हुआ नॉन कॉन्टैक्ट, यानी कि दूर से ही अट्रैक्ट कर लिया, तो इसे हम नॉन कॉन्टैक्ट कहते हैं। वैसे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, इसीलिए हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, उतनी भी बेकार राइटिंग नहीं है। फ्रेंड्स, बैलेंस्ड फोर्स हम उस फोर्स को कहते हैं, बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉजेज एनी चेंज इन अ मोशन, दे आर इक्वल इन अ साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे ये एक बॉक्स है, यानी कि अलमारी मान लीजिए, इधर से भी एक आदमी फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, और इधर से भी एक आदमी फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का। ये जो है, ये एक अलमारी जो है, ये अपना पोजीशन ही चेंज करेगा, क्योंकि इसको दोनों साइड से एक ही फोर्स लग रहा है, और वो भी अपोजिट साइड से, अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। इधर से भी 5 न्यूटन, तो इधर से भी 5 न्यूटन, ये अपना प्लेस नहीं चेंज करेगा। जबकि अनइक्वल में होता है, सब कुछ तो सेम ही रहता है डायरेक्शन, लेकिन ये जो इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगेगा और इधर से 10 न्यूटन फोर्स, क्योंकि इसका डिफिनीशन जो होता है वो है अनबैलेंस्ड फोर्स चेंज इन अ मोशन, दे आर नॉट इक्वल इन अ साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में अपोजिट रहता है, बस एक में इक्वल फोर्स रहता है और एक में नॉट इक्वल फोर्स रहता है। इधर देखिए, जो राइट साइड है उधर ज़्यादा फोर्स है 10 न्यूटन, और ये लेफ्ट साइड की ओर धीरे धीरे घसके, उतना स्पीड से नहीं घसकेगा, क्योंकि 5 ही न्यूटन ज़्यादा है, यानी कि 10 इधर है तो 5 इधर, 5 ही न्यूटन ना ज़्यादा है, इसीलिए धीरे धीरे घसकेगा, लेकिन घसक जाएगा, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है और दोनों साइड इक्वल नहीं है। ये बैलेंस्ड फोर्स है और दोनों साइड इक्वल है, इसमें पोजीशन नहीं चेंज करेगा और इसमें पोजीशन चेंज करेगा। अब हम इनर्शिया पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इनर्शिया हम उस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उसको जब तक कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा, जब तक कोई भी उसे फोर्स नहीं हम लगाएंगे, तब तक वो अपने पोजीशन से नहीं चेंज हो सकता। उसको एक वरदान मिला रहता है, समझ लीजिए यूँ ही, जैसे ये एक मार्कर है, इसे हम कितना, अगर ये रेस्ट में है, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 10 दिन, 1 महीना, 2 साल, कितने भी दिन रहेगा, तो ये अपने पोजीशन से चेंज नहीं होगा जब तक इस पर हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे। इसका जो होता है जो डिफिनीशन, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और टू कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड इनर्शिया। या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी मोशन से चल रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते जब तक कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे यूनिफॉर्मली। कोई भी बॉल रखते रहता है, तो आप बोलिएगा क्यों रुक जाता है जब तक कोई हम फोर्स नहीं लगाते, क्योंकि नीचे से जो फ्रिक्शन फोर्स रहता है वो चलते रहता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए वो रुक जाता है। यह इनर्शिया का दूसरा डिफिनीशन हो सकता है, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। ये अगर ज़्यादा समझा देते हैं, देखिए ये मान लीजिए एक 2 kg का स्टोन है और ये 20 kg का स्टोन है, इसमें हम थोड़ा ही फोर्स लगाएंगे तो ये अपना जो पोजीशन है वो चेंज कर लेगा, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसमें 5 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा या 10 न्यूटन, और इसमें 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा और इसमें 100 न्यूटन फोर्स लगेगा, तब हम इसको हिला सकते हैं, उससे पहले नहीं हिला सकते। सपोज करने के लिए बोलने को, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, मास ज़्यादा है, मास कम है तो इनर्शिया भी हमें कम लगा, मास कम रहेगा तो इनर्शिया भी कम लगेगा, मास कम तो इनर्शिया भी कम, और मास ज़्यादा तो इनर्शिया भी ज़्यादा। एक ज़्यादा रहेगा तो दूसरा भी ज़्यादा रहेगा, और समझ गया। वैसे इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं। इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं। पहला रेस्ट लिख ही देते हैं। इनर्शिया, दे आर द 3 टाइप ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज डायरेक्शन। जैसे कभी भी आप ट्रेन या बस में बैठे होंगे और अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो जाती होगी, तो आप पीछे की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी रहता है वो रेस्ट को ढूंढता है। जैसे ये आप बैठे हैं सीट पे, सपोज कीजिए, तो बैठे हैं तो बस चलने लगी,
तो आपका बॉडी पीछे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ, तो वो रेस्ट में रहता है और वो रेस्ट को ढूंढता है। तब तक उसे पता चल जाता है कि अब हम स्पीड में आ गए, तो उसके बाद नहीं होता है। अगर यही बस पेट्रोल या डीजल भराने के लिए रुका, तो तब आपका बॉडी जो रहता है वो आगे की तरफ जाता है, क्योंकि तब यूनिफॉर्म में रहता है, स्पीड में रहता है, और वो आपका बॉडी जो रहता है वो स्पीड ढूंढने की कोशिश करता है। और जब ढूंढने की कोशिश करता है उसे स्पीड नहीं मिलता तो वो रुक जाता। और डायरेक्शन की जो बात होती है, आप रेस्ट और मोशन समझ गए होंगे। और जो डायरेक्शन की बात रहती है, जैसे कभी कभी कार यू टर्न हो जाता है, तो जो रहता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है। जैसे ये कार आ रहा और ये इधर मुड़ गया, तो इसका जो ड्राइवर या जो भी मेंबर बैठा हुआ है वो इस तरफ जाता है, क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में चल रहा होता है। और जिस डायरेक्शन में, सीधा सिंपल से शब्दों में समझिए, जिस भी डायरेक्शन में कार मूव करेगा, यानी कि टर्न लेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी रहेगा वो टर्न करेगा। ओके, इनर्शिया जो होता है ना, जो हम लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़े, दोनों सेम ही होता है। इनर्शिया भी बोलता है कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे, और लॉ ऑफ मोशन भी वही कहता है। जैसे फिर से मैं बता देता हूँ, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट नहीं लगाएंगे, कोई बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो अपने पोजीशन से हिल नहीं सकता, अपने पोजीशन पे ही। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ मोशन का जो फर्स्ट होता है, इस दोनों में थोड़ा भी डिफरेंस नहीं होता है। दोनों यही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक हम कोई भी अनबैलेंस्ड बाहरी फोर्स ना जब तक उस पर हम नहीं लगाएंगे, एक्सर्ट नहीं करेंगे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, तब तक वो नहीं लगेगा। जैसे देखिए, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसका डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मान लीजिए ये मार्कर है, इस पे हम जब तक कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, ये संभव है क्या यहाँ से यहाँ आ सकता है? नहीं। हमने फोर्स लगाया, चले गया, ये मोशन में है, जब तक हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये मोशन में ही रहेगा, रुक नहीं सकता है। अगर रुकेगा तो ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि अर्थ के अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स आता है वो अप्लाई करते रहता है। जैसे मान लीजिए कोई भी बॉल है, वो मूव करते करते रुक जाती है, तो क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण वो रुक जाती है। अब हम न्यूटन के सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, जो हमने फोर्स का फार्मूला दिया था F=ma, हम वो यहीं प्रूव करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ में। फ्रेंड्स, न्यूटन के सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हमें मोमेंटम पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मोमेंटम पढ़े बिना हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को प्रूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम मोमेंटम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज द मेजर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मूवमेंट किसी भी जब ऑब्जेक्ट का हम पता करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहना चाहिए, और उसका जो मोमेंटम हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पता करते हैं तो मास उसका जो होता है मास इंटू वेलोसिटी, जो भी मास रहता है वो और वेलोसिटी रहता है वो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, और इसका जो SI यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड, हम उसको लिखते हैं, इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो देखिए SI यूनिट मास का क्या होता है? kg, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम का क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा कि मोमेंटम को हम m से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि p से रिप्रेजेंट करेंगे। मोमेंटम में क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसका हम मोमेंटम पता कर सकते हैं इसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके। ओके, आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। और एक बार फिर मैं बोल देता हूँ,
इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका हमने तो ऐसा यूनिट बता दिया। और हम न्यूटन, चलिए अब फ्रेंड्स अब हम न्यूटन के जो सेकेंड लॉ है उसे हम प्रूव करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ तो हमने डिफिनीशन लिख दिया है न्यूटन के सेकेंड लॉ का, लेकिन हमने वीडियो में पढ़ा था F=ma, वो हम यहीं प्रूव करेंगे। तो हम जैसे जैसे प्रूव करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको ये डिफिनीशन बताते जाएंगे। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m और वो चल रही थी u वेलोसिटी लेके, और t जितने टाइम में, यानी कि 3 सेकेंड 4 सेकेंड, t जितने टाइम में वो v पे पहुंच गई, मास तो सेम ही रहेगा। और हमने क्या अप्लाई किया था, फोर्स लगाया था। वो एक मोशन में चल रही थी, फिर भी हमने फोर्स अप्लाई किया, और t जितने टाइम में उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u से v हो गया t जितने टाइम में फोर्स अप्लाई करने के बाद। तो हमको यहाँ यही प्रूव करना है F=ma, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले हम चेंज ऑफ मोमेंटम लिख लेंगे। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम देते हैं, ऑफ से ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए हमने चेंज इनटू मोमेंटम दे दिया। देखिए चेंज इनटू मोमेंटम P2 माइनस P1 इक्वल टू नहीं देंगे, हम एक कांस्टेंट ये साइन देंगे, इक्वल टू नहीं देंगे। P2 माइनस P1, तो P2 को हमने क्या लिया, किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया था, P2 को हमने mv से रिप्रेजेंट किया था और P1 को mu से रिप्रेजेंट किया था। सो mv माइनस mu। अब लेकिन यहाँ जो हमारा डिफिनीशन है, देखिए हमने, आपके समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा होगा कि हमने चेंज इनटू मोमेंटम क्यों लिखा। देखिए यहाँ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, इसीलिए हमने ये लिखा। और क्या है, रेट ऑफ, हमने पहले भी बोला था मोशन चैप्टर में, फिजिक्स में जब भी द रेट ऑफ लिखा रहे तो समझिए कि डिवाइड होगा टाइम से। सो हम यहाँ t से डिवाइड दे देंगे, ओके। हमने t से डिवाइड दे दिया और हमने m को कॉमन ले लिया। इधर हम कर लेते हैं mv माइनस mu अपॉन t। तो हमने m को कॉमन ले लिया और हो गया v माइनस u अपॉन t, और ये v माइनस यू अपॉन टी का क्या होता है फार्मूला, एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है। v माइनस यू अपॉन टी किसका फार्मूला होता है, हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा था, ये एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है। सो हमने लिख लिया m=ma, जो हमारा ये है ये प्रूफ हो गया। लेकिन हमने यहाँ एक कांस्टेंट प्रोपगेशन लगाया था, कांस्टेंट प्रोपगेशन इसे हम कहते हैं। सो इसको हमको इक्वल टू में लाना होगा। ये F=ma तो नहीं हुआ, ये कांस्टेंट प्रोपगेशन हो गया, ये कांस्टेंट एक प्रोपगेशन हो गया। अब हम इसे थोड़ा रब कर देते हैं क्योंकि स्पेस है नहीं, इसीलिए हम रब करके, और वो जो कांस्टेंट प्रोपगेशन कैसे हटाएंगे वो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। ma, इस प्रोपगेशन को हटा के इक्वल टू देने में किसी भी क्वेश्चन में हम देते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू इसे हम कहते हैं, जो हमने k ले लिया और ma दे दिया। न्यूटन ने जो न्यूटन जो साइंटिस्ट है उसने k को एक कांस्टेंट मान लिया और उसे 1 कर दिया, इसीलिए इस k का कोई वैल्यू नहीं रहता, इसीलिए हम लोग लिखते हैं ma, तो फोर्स इक्वल टू ma। ये क्यों लेते हैं, इसीलिए क्योंकि न्यूटन ने 1 kg स्टोन पे, 1 kg की सब्सटेंस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया और वो 1 मीटर एक्सीलरेशन हुआ, 1 मीटर उसका मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन हुआ, इसीलिए सब कुछ 1 आया, इसीलिए हमने ये k लगाया। आप बोलिएगा फ्रेंड ये कैसे हो सकता है, हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन ये न्यूटन ने प्रूव किया। और बहुत सारा कारण है जो आप
9th क्लास में नहीं समझ सकते हैं, 11th क्लास में है, तो अभी बस आप इतना ही समझिए, अभी आप बस इतना ही समझिए। सो F=ma हमने ड्राइव कर ली, प्रूव कर ली। अब हम न्यूटन की जो थर्ड लॉ और लास्ट लॉ वो हम प्रूव करेंगे। वैसे एक बार हम और रिपीट, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक करके एक बार और रिपीट में देख ले। फ्रेंड्स, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो है फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हमने यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है तो ये भी हमें 10 न्यूटन का फोर्स हम पे अप्लाई करेगा। जैसे कोई भी रॉकेट है, मान लीजिए ये कैसा भी रॉकेट है, मारकर को ही रॉकेट मान ले। अगर ये रॉकेट कैसे उड़ता है, तो ये जो जितना स्पीड से फोर्स नीचे लगाता है, इसका जो फ्यूल जलता है और इंजन में, और जो फ्यूल नीचे ढकेलता है। आप कभी कभी रॉकेट को उड़ते देखे होंगे या कभी कभी सैटेलाइट लॉन्च होता है तो पीछे से जो धुआं जो निकलता है, वो जितना स्पीड से वो निकलता है उतना ही स्पीड से हवा उसको ऊपर ढकेलती है, इसी के लिए वो ऊपर चले जाता है। अगर ये वाटर है, इस पे अगर कोई बोर्ड मारकर चल नहीं रहा, इसीलिए मैं 2-3 बार चला रहा हूँ। अगर ये एक नाव है, बोट, और ये वाटर है, ये पीछे की तरफ क्यों लगाता है? अब कभी भी आपने ये सोचा है? ये पीछे की तरफ इसीलिए लगाता है, ये पीछे की तरफ इसीलिए लगाता है क्योंकि ये पीछे की तरफ ढकलता है। जितना फोर्स लगाता है, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो पानी भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, ये तब अप्लाई होता है, तब ये आगे बढ़ता है। कभी कभी ज़्यादा आदमी क्यों डूबता है? कभी कभी क्योंकि यहाँ ज़्यादा आदमी चढ़ जाता है और कम फोर्स लगता है 50 न्यूटन फोर्स लगाना चाहिए 50 न्यूटन, लेकिन लगाता है 5 न्यूटन, इसीलिए ये फिर आप ये इसीलिए सिंक कर जाता है, इसीलिए डूब जाता है क्योंकि यहाँ वजन ज़्यादा वजन ले लेता है। 50 यहाँ जितना फोर्स लगाना चाहिए 50 न्यूटन का लगाना चाहिए, उस आदमी से नहीं हो पाता, इसीलिए ये धीरे धीरे करके डूब जाता है। इसीलिए अगर हम जितना फोर्स से ढकलते हैं उतना ही आदमी इस पे बैठना चाहिए, उतना ही न्यूटन केजी यहाँ पे बैठना चाहिए, ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमें जो टीचर पनिशमेंट देते हैं, एक थप्पड़ मारते हैं, तो फिर सर को भी चोट लगता होगा? नहीं, सर को इसलिए नहीं चोट लगता होगा क्योंकि सर का मास आपसे ज़्यादा है, इसीलिए सर को चोट नहीं लगता है। अगर आपका जितना वज़न है, आप उतना वज़न किसी अपने फ्रेंड को फाइट मारिएगा तो भी आप पे रिएक्ट होगा क्योंकि आप दोनों का मास सेम है। इसीलिए अगर आप ज़्यादा वाले को मारिएगा तो आपको ज़्यादा चोट लगेगी, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट जितना आप देंगे उस पर फोर्स, उतना ही फोर्स वो आप पे लगाएगा। आप धीरे से लगाइएगा तो आप पे भी वो धीरे से फोर्स लगाएगा, अगर आप ज़्यादा जोर से लगाइएगा तो आप पे भी वो ज़्यादा जोर से लगाएगा। यही है न्यूटन का तीनों लॉ। आई होप कि आपको ये तीनों लॉ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे। और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर बैक करके देखें कि आपको पक्का समझ में आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने से पहले हम एक चीज़ बताना भूल गए थे, उसके लिए सॉरी, और हम बता देते हैं। मोमेंटम को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। जैसे 20 केजी का एक स्टोन है, उसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन तो इसका मोमेंटम ज़्यादा रहेगा 40 मीटर जो भी रहेगा। लेकिन वही एक छोटा सा बुलेट जिसका वजन है 0.5 केजी और उसका वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या रहेगा? तो इसका भी मोमेंटम ज़्यादा रहेगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो मोमेंटम होता है वो सिर्फ मास पे नहीं बल्कि मास और वेलोसिटी दोनों पे फोकस देता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता। मेरे कहने का मतलब यही है। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। फ्रेंड, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। ये ए और ये बी है, ये दोनों मूव कर रही थी। इसका मास है एक का m1 एक का m2,
u1 और u2 वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी और कुछ समय बाद वो कोलाइड कर गई, कॉलिजन, उसी टकराना, एक दूसरे से टकरा गया और बाद में उसका वेलोसिटी ये हो गया। हमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो प्रूफ करना है वो है m1 इंटू u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसका हम स्टेटमेंट बता देते हैं, उसके बाद हम प्रूफ किसको करेंगे। इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, हम स्पेस कम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, धीरे से बोलते हैं। Let the two object A and B, let the two object A and B having mass m1 and m2 respectively, moving in the same direction along same line, u1 ऐसे लिखेगा u1 greater than u2, u1 greater than u2 at the one point collision to each other, F1 force applied to body B। जैसे मान लीजिए ये F1 है, ये A है, तो ये B पे फोर्स लगाएगा और B इस पे लगाएगा, इसीलिए हमने लिखा F1 फोर्स अप्लाई टू बॉडी B एंड F2 फोर्स अप्लाई टू द बॉडी A आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। और हमें प्रूफ ये करना है, तो हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ पहले लेंगे, उसके बाद सेकेंड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ में क्या कहा गया, जितना रिएक्शन हम लगाएंगे उतना ही हम पे लगाया जाएगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो F1 इक्वल टू माइनस F2। RHS साइड जो रहता है वो हमेशा निगेटिव में लिया जाता है अगर दो फोर्स रहे तो। उसके बाद बाय न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, SECON सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू M में हमने प्रूफ भी किया था, तो ये होता है। और F1 का फोर्स क्या हो जाएगा, M2A2, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगा रहा है B पे, और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस F2 का माइनस M1A1। ओके फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और M2 एक्सीलरेशन 2 है, इसीलिए वेलोसिटी भी 2 लिखेंगे। टाइम तो सेम ही था क्योंकि एक ही समय पे वो मूव कर रहा था। और फ्रेंड एक्सीलरेशन A1 है, इसीलिए हम वेलोसिटी दोनों A1 लिख लेंगे और टाइम t दे देंगे। t कैंसिल हो गया और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, u2 हो जाएगा। और इधर माइनस था तो माइनस प्लस माइनस ही होता और माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए हमने साइन चेंज कर दिया। और आपको पता होगा कि RHS साइड या LHS साइड, अगर दोनों चेंज होता है, RHS साइड LHS साइड आता है और LHS साइड RHS साइड जाता है। पर अच्छी से दिखा देते हैं, M2 V2 है, ये V2 है और ये U2 है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये RHS साइड था और LHS साइड आ रहा है, और ये LHS साइड था और RHS साइड जा रहा है, तो साइन चेंज हो गया। इसी के साथ हमारा जो ये थ्योरम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थ्योरम, ये प्रूफ हो गया। अब हम रिकॉइल एंड मजल वेलोसिटी पढ़ेंगे। ये एक गन है जो रेस्ट में है, अभी उसमें बुलेट है लेकिन वो अभी रेस्ट में है। इसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड इसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, समझ गए। और उसके बाद जब इस गन में फायरिंग होती है तब बुलेट बाहर निकलता है, तो ये जो बुलेट बाहर निकला इसी को हम कहते हैं मजल वेलोसिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, मजल वेलोसिटी। ओके, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना फोर्स हम किसी पे लगाते हैं उतना ही फोर्स वो हम पे लगाता है, इसीलिए जब बुलेट आगे जाती है तब गन भी बैक आता है, और वही जो गन बैक आता है उसी को हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। इसका जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे जो फार्मूला बैठाएंगे वो इस तरीके से, मास है इसका ले लेते हैं M1, इसका M2, इसका जो हम लगाएंगे मास ऑफ बुलेट इंटू मास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन प्लस इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, और मास ऑफ बुलेट प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। देखिए मास, फ्रेंड यहाँ हमने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन लिख लिया और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और फायरिंग हो गया। उसके बाद क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ
बुलेट, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहाँ होगा गन और यहाँ होगा बुलेट। और हम जो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे लेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए मास ऑफ बुलेट प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, सॉरी इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस मास ऑफ गन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। फ्रेंड अगर मास कितना भी रहेगा और वेलोसिटी जो जीरो रहेगा, आपको मालूम ही होगा किसी भी चीज से जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। सो ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, जो हमारा ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएगा। इसीलिए हमें जो गन या बुलेट पे कोई भी क्वेश्चन बनाने को मिलेगा तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लिख सकते, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने ये बता दिया। फ्रेंड की आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। डायरेक्ट हम ये लिख देंगे, इतना लिखने की। मान लीजिए ये कोई प्लेयर है जो गेंद को एक ही बार में कैच कर लेता, और ये कोई प्लेयर है जो गेंद को एक बार यहाँ कैच किया और फिर गेंद को मूव करा के यहाँ ले आया। इससे क्या हुआ, दोनों में कौन सा अच्छा किया, कौन सा नहीं अच्छा किया? ये अच्छा किया। आप पूछेंगे वो क्यों, मैं उसी क्यों का आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले हम एक आपको चीज बता देते हैं, नहीं सबसे पहले हम प्रूफ भी कर देते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे। इनिशियल वेलोसिटी जैसे हम बॉल का ले लेते हैं, दोनों का सेम ही है इनिशियल वेलोसिटी, इसीलिए एक बार हमने लिख दिया। और इसका जो मास है बॉल का 150 ग्राम, और फाइनल वेलोसिटी हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अंत में इसे रेस्ट में ही आना है, सो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। दोनों में हमने यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ओके, उसके बाद हमने मास को ऐसे लिख दिया और एक्सीलरेशन को हमने किस में ले आया, v माइनस यू अपॉन टी वाले टर्म में ले आया। इसमें भी वही करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे दोनों में हम, सेम प्रोसेस, कोई प्रोसेस में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। अब एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों में सेम ही रहेगा। क्यों ना हम इसे कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट टी ले लेते हैं, और इसमें भी हमने कांस्टेंट के ले लिया, टी नहीं, दोनों में कांस्टेंट हमने के ले लिया। अब हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल दे देंगे और 1/t हो जाएगा, यहाँ भी एक हम प्रोपोर्शनल दे देंगे और 1/t हो जाएगा। ये एक इनवर्स प्रोपोगेशन है, आपको फ्रेंड्स पता ही होगा इनवर्स प्रोपोगेशन में क्या होता है। अगर फोर्स बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, और टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। देखिए अगर फोर्स बढ़ेगा तो चोट लगने की उसको ज्यादा संभावना रहेगी। मान लीजिए अगर कोई भी गेंद स्पीड से आई और आपने एक ही बार में कैच कर लिया तो आपको चोट लग सकती है। अगर आप उसको धीरे धीरे बैक करेंगे गेंद को तो चोट नहीं लगेगी। इसीलिए क्रिकेटर जब भी बॉल को कैच करता है तो वो पीछे कर लेता है, यही मेन कारण है। अगर आप भी क्रिकेट खेलते होंगे, अगर आपने आज तक इस बात को नहीं ध्यान दिया है तो अब आगे से ध्यान रखिएगा। When time is less, force is high. When time is high, force is less. अपोजिट रहता है। ओके फ्रेंड, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हुआ, लेकिन रुकिए जाइए मत, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इनर्शिया से रिलेटेड है। ये मान लीजिए 20 kg का स्टोन है और ये 10 kg का स्टोन है, ये इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसे बी से। आपको बताना होगा कमेंट करके इस दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा लगेगा, इस दोनों में से इनर्शिया किसका ज्यादा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।